सरकार हर वो विषय पर बात करना चाहती है जिससे भटकावे और भड़कावे की राजनीति हो सकती है। जितने भी लोग गोबर और गौमूत्र की बात कर रहे हैं, वो जैसे ही बीमार पड़ते हैं वो एम्स भी नहीं जाते हैं, वो मेदांता जाते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता है झाड़ फूंक कराने। इनमें से कोई भी व्यक्ति जाके किसी पुजारी के पास नहीं करता है कि हमारे ऊपर मंत्र फूंक दो और हम ठीक हो जाएं। देखिए, हमारा एक देश है जिसमें परंपरागत तौर पर अगर हम शिक्षा के इतिहास को देखें तो हमारे देश की सरकारें, देश के नेता जो कई बार धर्म की राजनीति करते हैं, वो इस बात को जनता को भुला देना चाहते हैं कि वही देश है जहां गुरुकुल प्रथा थी। सबको सदियों से पूरी जनता को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस देश में सिर्फ जो राजे रजवाड़ों के घरों से आ रहे थे, जमींदारों के परिवारों से आ रहे थे, साहूकारों के परिवारों से आ रहे थे, बेसिकली किसी भी काल में जो अमीर वर्ग से आ रहे थे उनको ही गिने चुने लोगों को अधिकार था कि वो पढ़ सकते थे। तो अंग्रेजों के ऊंची जाति सवर्ण लोग साफ तौर पर जो तबके डोमिनेंट कास्ट से आ रहे हैं, और सिर्फ कास्ट की भी बात नहीं है, जो संपत्तिवान वर्ग है उनको ही अधिकार हुआ करता था। तो साफ सीधी सी बात ये है, आज हम जिस धरना प्रदर्शन का हिस्सा यहाँ पर बने हुए हैं, ज्वाइंट फोरम मूवमेंट JFME के कॉल पर यहाँ पर आज अलग अलग संगठन देश के अलग अलग कोनों से मौजूद हुए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसको अलग अलग चरणों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में फेज्ड मैनर में लागू किया गया है उसको, और जो अभी ड्राफ्ट आया है HECI 2025 बिल, उसकी क्या क्या मंशाएं हैं, जिससे धीरे धीरे अगर हम देखें तो साल दर साल किस तरीके से लाखों करोड़ों छात्र हर साल स्कूली शिक्षा से और कॉलेज की एजुकेशन से सिस्टमैटिकली बेदखल हो रहे हैं। इस पूरी डिस्कोर्स पर, पूरे नैरेटिव पर, पूरी बातचीत पर, पूरी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए हर तरीके की भटकावे वाली डिस्कशंस और डिबेट्स हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री, सरकारें पूरी तरीके से करने में पूरी तरह से संलग्न रहते हैं। अभी की बात करें तो HECI बिल, जिसका यहाँ पर साफ तौर पर हम मुखर तौर पर विरोध कर रहे हैं, वो ये प्रपोज कर रहा है, जिसका पूरा जिक्र NEP 2020 के ड्राफ्ट में भी था। वो ये कहता है कि अलग अलग जो UGC है, NCTE है, AICTE है, इन सारे फोरम्स को मिलाकर एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दी जाएगी जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट यूनिवर्सिटीज का, जो देश के अलग अलग, हमारे देश की विभिन्नता जिसको एक ताकत माना जाता है, उस विभिन्नता को दबाकर एक सेंट्रलाइज्ड बुलडोजर चलाया जाएगा कि जो केंद्र कहेगा उसी की सुनी जाएगी। और उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण, तो क्या सरकार चाहती है शिक्षा का पूरा धार्मिकरण करना? सिर्फ धार्मिकरण करना मकसद नहीं है। धार्मिकरण का बात जैसे हो रही, तो क्या ये क्या किया जाए? देखिए, धार्मिकरण एक जरिया है जिसके जरिए से अनौपचारिकरण, निजीकरण और शिक्षा के बाजारीकरण का पूरा रास्ता साफ किया जा रहा है। आज स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत ये है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी हालत ये है कि जिनकी विश्वविद्यालयों के स्कूलों की हालत जर्जर थी, जिन्हें सुधारे जाने की जरूरत थी, आज उन्हें बंद किया जा रहा है। 2020 की नई शिक्षा नीति के तुरंत बाद 2021 से 22 की बात अगर हम करें तो UDISE की रिपोर्ट बताती है कि 20,000 से ऊपर छात्र स्कूल बंद किए गए हैं। लाखों लाख छात्र जो हैं शिक्षा के दायरे से संस्थागत तौर पर इस तरीके से बाहर हो रहे हैं कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत को सुधारे जाने की बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में अक्रेडिटेशन के नाम पर, यानी कि जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है, अगर जिसका अक्रेडिटेशन ज्यादा है, उसको फंडिंग मिलेगी। इस पूरे साइकिल में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज जो हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, उसमें किस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है, किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है, फीस बढ़ोतरी जो कि लगातार हो रही है उसके नतीजे से, और सरकार का खर्चा जो शिक्षा पर होना चाहिए उसको किस तरीके से पीछे खींचा जा रहा है। वंचितों को शिक्षा से दूर करने की पॉलिसी है सरकार की। साफ तौर पर आप अगर केवल बजट उठाकर देख लें हर साल का, तो शिक्षा पर जो खर्चा होना चाहिए, जनता की डिमांड रही है कि कम से कम बजट का 10वां हिस्सा अगर शिक्षा पर अलॉट हो, या हर साल हम कम से कम ये भी देख पाए कि पिछले साल से ज्यादा बजट अलॉट हुआ है, तब भी हमें एहसास हो कि हाँ, शिक्षा पर किसी दिशा में सुधार हो रहा है। हर साल बजट कटौती होती है शिक्षा में, हर साल स्कूलों से बच्चों का जो ड्रॉप आउट हो रहा है, और स्किल इंडिया के नाम पर बच्चों को उल्टे सीधे कोर्सेज, स्टूडेंट्स को, युवाओं को उल्टे सीधे कोर्सेज सस्ता मजदूर बनने के लिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। साथ ही साथ सबसे बुरा हाल है पत्राचार माध्यम के छात्रों का। एक देश जिसमें पहले से ही गरीब छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा
सरकारी स्कूलों का के छात्रों का सबसे बड़ा हिस्सा 8वीं के बाद ही ढकेल दिया जाता है सरकारी शिक्षा के दायरे के बाहर। उस देश में कहा जा रहा है खुद पढ़ो खुद झेलो। मुक्त शिक्षा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल का एक्चुअली मकसद ये है कि खुद पढ़ो खुद झेलो। जेब में पैसा है, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, महंगा स्कूल अफोर्ड कर सकते हो, तो सपना देखो कि आगे तुम भी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टीफेंस कॉलेज में, मिरांडा हाउस में पढ़ सकते हो। वरना तुम साफ तौर पर इग्नू, एसओएल, इन इस तरीके की घटिया संस्थानों में आप एडमिशन लीजिए और मुश्किल से महीने के 6 से 7-8 हजार की नौकरी के चंगुल में अपने 8वीं के बाद के दिनों से ही फंस कर उम्र भर उसी तरीके की बेगारी, मजदूरी और एक तरीके की स्लेवरी में सस्ते मजदूर बनकर आप पिसते रहिए, उसी साइकिल में आप बंधे रहिए। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने भी कहा था, जो अमित शाह जी हैं, कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, हम ऐसा माहौल कर देंगे। क्या उनकी तरफ यही इशारा है? जो लॉर्ड मेकाले ने भी जो 1835 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, तो क्या देश से इंग्लिश को खत्म करना चाहते हैं, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, ऐसे ही विश्वगुरु बनेगा? इस सवाल पर अगर बात करें तो संस्कृत में अगर 4 लाइनें अगर उनसे कोई बात करने लग जाएगा तो सबसे पहले तो उन्हीं की समझ, उन्हीं की बुद्धि, उनके बच्चे तो विदेशों में इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं ना, सबके देखिए। साफ सीधी बात है कि जो संघ का प्रचार करते हुए सबसे आगे नजर आएंगे, ना तो वो अपने बच्चों को कभी शाखा भेजते हैं, ना अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल भेजते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स। जिसका विरोध वो मुखर तौर पर करते हैं, उन कॉन्वेंट स्कूल्स और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजकर। साफ सीधी बात यह है कि धर्म को एक सीढ़ी बनाकर लार्जर एजेंडा क्या है कि बची कुची जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, उसको किस तरीके से बेचकर कॉर्पोरेट के सुपुर्द कर दिया जाए, और बजाय बेहतर सीढ़ियां बनाने के कि जिससे निचले तबके के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, समान शिक्षा मिल सके, रेगुलर एजुकेशन मिल सके, बचे कुचे सरकारी स्कूल के ढांचे को और तोड़ दिया जा रहा है। बचे कुचे जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, उनको और ज्यादा खराब दर्जे पर ले जाया जा रहा है। अगर आपको एक कुछ फैक्ट्स मैं बता दूं, जिस कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजेस में तो फीस बढ़ ही रही है, पर उसकी तुलना में इसी यूनिवर्सिटी का जो ओपन लर्निंग मोड है, उसमें पिछले 3 सालों में 300% की वृद्धि हुई है। लॉर्ड मेकाले ने तो समान शिक्षा की बात करी ना, सबको देखिए पढ़ने का अधिकार दिया, क्या उसको खत्म करना चाहते हैं? देखिए, कोई पुरानी हजारों साल व्यवस्था लाना चाहते हैं कि कुछ ही लोग पढ़ेंगे, कुछ ही लोग लड़ेंगे, ठीक है? सीधी बात है कि आप अगर सबसे पहले लॉर्ड मेकाले को खत्म करने का मतलब तो यही है ना। देखिए, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि इंग्लिश को खत्म करना चाहते हैं, आज भी जब फॉरेन डिप्लोमेट्स देश में आ रहे हैं, जिनके बारे में कई बार सरकार ही सीना ठोककर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इनको बुला पा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए भी आखिरकार आप खुद इंग्लिश का ही सहारा ले रहे हैं। तो मामला ये है कि इंग्लिश का एक्सेस उसी से छीना जाएगा जिसके पास पहले से इंग्लिश का एक्सेस नहीं है। सरकारी स्कूल का छात्र जो है, या जो छात्र सरकारी स्कूल तक भी नहीं पहुंचा है। वरना आप खुद जब इन बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं तो आप, साफ सीधी बात यह है कि इंग्लिश का एक्सेस आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेहतर अवेयरनेस और इन सारी चीजों के लिए एक सीढ़ी है आपका इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। अपने बच्चों को क्या आप संस्कृत मीडियम एजुकेशन में भेजते हैं? कोई नेता नहीं भेजता, कोई बिजनेसमैन नहीं भेजता, कोई भी इंसान जो डंका बजाता घूम रहा है बैक टू द वेदास, बैक टू द गुरुकुल वाली थीम का, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई परिवार, कोई राजनीतिक परिवार, कोई पॉलिटिशियन नहीं भेज रहा है अपने बच्चों को संघ के स्कूलों में, शाखाओं में। तो सीधी बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा के, सार्वजनिक शिक्षा के अनौपचारीकरण, निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, बाजारीकरण का पूरा रास्ता हर नई नीति, हर नए ड्राफ्ट बिल के साथ पास होता है। और उसका सबूत यह है कि इन मसौदों को जनता के बीच में सर्कुलेट ही नहीं किया जाता है, जो कि प्रावधान होना चाहिए कि पहले जनता से कंसल्टेशन हो, स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन हो, शिक्षाविदों से कंसल्टेशन हो, स्टूडेंट से कंसल्टेशन हो कि नई पॉलिसी जो आ रही है एजुकेशन में, उसमें उनकी क्या राय है, उनकी क्या डिमांड्स उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डुक छुप कर इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में और रफा दफा करके किसी तरीके से आनन फानन में पास कर दिया जाता है। क्या भारत से एजुकेशन का स्तर खत्म करना चाहती है, पाखंडवाद को लाना चाहती है, यहाँ पर धर्मांतरण फैलाना चाहती है क्या देश में सरकार? देखिए, सीधी मंशा ये है कि जो 1% से भी कम इस देश का हिस्सा है, जो अमीर परिवारों से आ रहा है, बहुत महंगी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन प्लस कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ उसी का एकाधिकार बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर बना रहे, ताकि उसके जरिए से बेहतर नौकरियों पर कब्जा बना रहे उनका। इसीलिए चाहता था वही होना जी, 1% का अधिकार रहे बस।
साफ सीधी बात यही है, क्योंकि अगर अभी भी देश की संपदा आपको देखा जाए, आरएसएस यही तो चाहता है 1% अधिकार रहे और सब उसके नीचे काम करे। जी ये बात है, लेकिन अभी आरएसएस की भी अगर हम बात करें तो जो निचले तबके के उनके खुद के रिक्रूट्स हैं, जो शाखाओं में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों से भी जाकर पूछ लीजिए कि क्या उनके बच्चों को बहुत बेहतर शिक्षा मिल पा रही है। तो यहाँ पर आपको उनके अपने जिन काडर के अंदर भी जो एक सेगमेंटेशन है, जो एक विभाजन है, वो साफ तौर पर दिख जाएगा कि उनके खुद के नेता और उनके खुद के लोग जिनसे वो नारा लगवा रहे हैं, उनके जीवन में, उनके एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी में कितना अंतर है, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स में कितना अंतर है। तो यहाँ से हम यही सारे डिमांड्स उठाने आए हैं कि आज के समय में सबसे मुख्य हमारी डिमांड्स ये है कि किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, केजी से लेके पीजी तक, अगर कोई देश ये कहना चाहता है कि वो विश्व गुरु बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप भी अगर किसी भी सरकार का समर्थन करते हो, आम जनता से ये हम बात कहना चाहते हैं, किसी भी सरकार का समर्थन करते हो, आप भी ये सपना देखेंगे कि आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, तो हमारे आसपास के लोगों को और हमें बेहतर शिक्षा सिर्फ तभी मिल सकती है जब सबसे कमजोर से कमजोर कड़ी, जो देश में सबसे गरीब बच्चा है, उसको भी बेहतर एजुकेशन मिले, तभी हमारे आस पड़ोस वालों को भी मिल सकती है। तो हमें जो हमारे विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको सबका अधिकार बनाना। एजुकेशन पे तो कोई ध्यान ही नहीं है ना सरकार का। देखिए सरकार हर वो विषय पर बात करना चाहती है जिससे भटकावे और भड़कावे की राजनीति हो सकती है। सरकार असली मुद्दों पर कभी भी बातचीत नहीं करना चाहती है, और इसी का नतीजा यह है कि आज आप जमीनी स्तर पर किसी भी इलाके में, दिल्ली की देश की राजधानी से लेकर गांवों तक चले जाइए, लोगों का जो आक्रोश है, लोगों का जो असंतोष है, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हर साल गिर रहे हैं, एजुकेशन से उनका एक्सेस जो कट रहा है, बेहतर रोजगार के अपॉर्चुनिटी से एक्सेस कट रहा है, वो जमीनी स्तर पर साफ तौर पर झलकता है। तो यहाँ से क्लियर डिमांड्स हमारी ये है, केजी से पीजी तक सबको। जिम्मेदार कौन है? सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और जनता को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस स्तर पर कि हम सरकार की इस तरीके की जनता विरोधी, गरीब युवा विरोधी, छात्र विरोधी नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करें, और इस तरीके की डिमांड्स को उठाएं कि जब इस देश का बहुसंख्यक छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस सरकारी स्कूल के छात्र को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में, सरकारी विश्वविद्यालयों में। लगता देश से वैज्ञानिक सोच डेवलप होती थी, वो खत्म हो चली है देश में। कोई गोबर में लग रहा, कोई गोमूत्र में लग रहा, कोई कहीं लग रहा, कोई कहीं लग रहा। देखिए, जितने भी लोग गोबर और गौमूत्र की बात कर रहे हैं, वो जैसे ही बीमार पड़ते हैं, वो एम्स भी नहीं जाते हैं, वो मेदांता जाते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता है झाड़ फूंक कराने। इनमें से कोई भी व्यक्ति जाके किसी पुजारी के पास नहीं करता है कि हमारे ऊपर मंत्र फूंक दो और हम ठीक हो जाएंगे, या राम नाम नहीं जपता है तुरंत बीमार होने पर, छींक आने पर तुरंत मेदांता चले जाते हैं। और वहीं इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा ऐसा है जो आज भी सरकारी अस्पतालों के, सरकारी विश्वविद्यालयों के, सरकारी स्कूलों की सीढ़ियों पर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। उसी हाशिया तबके की, उसी बहुसंख्यक हिस्से की आवाज और अधिकार उठाने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं, और यही सबसे अपील है कि अपने अधिकारों के लिए और सभी के अधिकारों के लिए जागृत हों, एक साथ मिलकर बोलें, और सरकार की इस तरीके की जनता विरोधी नीतियों को पुरजोर तरीके से उनका विरोध करें, अपने हक में आवाज उठाएं।